तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो एक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये अपना सेटअप रखा। ठीक है, ये बेसिकली अपने पास में ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब इसके अंदर उन्होंने क्या सेटअप रखा है, यहाँ पर बेसिकली एक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, इधर भी मेटल का इलेक्ट्रोड है। वो होता क्या है बेसिकली, जैसे ही इस मेटल पर एक लाइट सोर्स डालते हैं तो यहाँ पर मेटल क्या करती है, मेटल लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद में वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करती है। हमको कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है? तो हम यहां पर एक डिटेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डिटेक्टर लगा देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेता है। क्या लगा दिया हमने? मान लीजिए हमने यहां पर एक डिटेक्टर लगा दिया। ठीक है, ये डिटेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके बेसिकली अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटल यार आसानी से अब देखो, मेटल से या फिर किसी भी स्पीसीज से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एक बेसिक डेफिनेशन होती है, एक बेसिक कंडीशन होती है, जिसको अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, थोड़ा आपको आइडिया दे दूं कि अपने पास में कोई भी एटम है, क्या अपने पास में कोई भी एटम है जिसको अपन कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां पर आपको पता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां पर कुछ ना कुछ इसको हीट देनी पड़ेगी। इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल जाते हैं। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको देनी पड़ रही है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो जरा, यहां पर जो मेटल्स अपन यूज करते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां पर एमिट कर देते हैं। यानी जो भी मेटल यहां पर होगा, ये क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल रॉड है, मान लीजिए मेटल सीट है। ठीक है, इस पर लाइट पड़ी और लाइट पड़ी, इसका मतलब कहीं नहीं कि उसके अंदर अपन फोटोन दे रहे हैं। ठीक है, तो फोटोन इस पे आए और यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, मतलब फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इसको बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है ड्यू टू द लाइट। अब आगे की जो कहानी है वो थोड़ा अपन समझेंगे कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज दी फोटो इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये पूरी कहानी किसने रखी थी? हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट। अब ये समझो, जो मेटल अपन यूज कर सकते हैं या फिर जो अपने पास में मेटल शीट रहेगी वो किसकी रहेगी, तो यहां पर अपने पास में सीजियम की, ठीक है, रूबिडियम की या फिर पोटेशियम की होगी। यानी कहने का मतलब उन मेटल्स की होगी जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले अपने पास मेटल्स होंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझने के बाद में अपन को यहाँ पर इतनी सी बात क्लियर है कि मेटल रिजल्टेंट क्या होगा। अब देखो, इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने पास मेटल शीट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इस पर क्या है, फोटोन्स को इस तरीके से एमिट हुए, सॉरी फोटोन अपन ने क्या किया, बेसिकली इंसिडेंट करें। ठीक है, और यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से निकलना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इधर से फोटोन आते हैं, और ये क्या है, अपनी मेटल की, ये अपना मेटल है। ठीक है, और मेटल कौन हो सकता है, ये अपना सीजियम हो सकता है, ये अपना रूबिडियम हो सकता है, या फिर पोटेशियम होता है। जनरली अपन सीजियम और रूबिडियम की बात करेंगे। ठीक है, पोटेशियम भी ले सकते हो इन सम केसेस। ठीक है, लेकिन जनरल बात की बात करें तो ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अपन मेटल पर
इंसिडेंट लाइट डाले, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रहेगी वो अब कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो ये जो मेटल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रोसेस है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। ये चीज समझ में आई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है दे आर बेसिकली नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जिसको आपको समझना है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड अपन कहते किसको है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे, न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। ये बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है, वो या मैं कह दूं वो अमाउंट ऑफ, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई भी मेटल है मेरे, इधर से लाइट आएगी, ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइट आई और लाइट इससे टकराई, रिजल्टेंट क्या होगा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है, हमको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर पहले यहाँ पर लाइट टकराएगी और फिर आराम से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो जैसे ही मेटल, जैसे यहाँ पर लाइट इससे टकराएगी, जस्ट मतलब आपको कोई उसमें लैग नहीं मिलता, कोई इसमें गैप नहीं मिलता, जैसे टकराई और रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी आयनिक एनर्जी तो बहुत कम है, आयनिक एनर्जी तो इसकी बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहां पर ये समझो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी of light which is required for the ejection of the electrons. ejection का मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, ejection of the electron. ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से दो तीन रिलेटेड पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बता दिया, पहला पॉइंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज नो टाइम लैग in between the ejection of the electrons and contact of incident radiation to metal। ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पर टाइम लैग नहीं होता। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दूसरा पॉइंट ये है अपना कि देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो उसमें इंसिडेंट रेडिएशन है जो कि कांटेक्ट करता है मेटल के साथ में, उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। जैसे वो लाइट उससे मेटल से टकराएगी, रिजल्टेंट वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पर जो बेसिकली अपन वहां पर रिलेट करेंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं अपना प्लैंक क्वांटम थ्योरी के साथ में जब रिलेट करूंगा तो वहां पर एक पॉइंट आएगा जिसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये कैसे पूरी सीन होता है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मेटल ले रहा हूँ, इधर से रेडिएशन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है जनरली यहाँ पर बेसिकली, अब देखिए लाइट आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर फोटोन होंगे। फोटोन के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी है बेसिकली, तो फोटोन की जो एनर्जी होगी बराबर किसकी होगी, रिजल्टेंट अपने पास में
देखो इसकी जो एनर्जी है बेसिकली फोटोन अपनी एनर्जी लेके आ रहा है, तो रिजल्टेंट होता क्या है, कुछ एनर्जी तो यहां पर ये मेटल शीट एब्जॉर्ब कर लेती है और बेसिकली कुछ काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में चली जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो रिजल्टेंट यहां पर अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी प्लस अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में जरा अपन बात करेंगे। तो यहां पर ये पॉइंट था। अगला पॉइंट आप ये कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन मेटल से शो करा जाता है या वो मेटल शो कर सकते हैं जिनका आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बहुत ही कम चाहिए होती है। यानी हमारे पास में सीजियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीजियम हो सकता है। जनरली आप प्रेफर किसको करोगे, इनको करोगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे जहां पर हम रिलेट करने वाले हैं दो चीजों को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली वो यही तो कहती है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिसको अपन ने कह दिया E बराबर h न्यू। तो होता क्या है, ये अपने पास में फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। हर एक फोटोन की एनर्जी होती है। अब वो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो अपन उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये चीज इंटीग्रल मल्टीपल होता है कहीं ना कहीं एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर चीजों को समझो, मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास में मेटल की शीट है, यहां से रेडिएशन आएगा, वो रिजल्टेंट से टकराएगा, कुछ एनर्जी इस मेटल शीट को देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं, ठीक है। इधर क्या होगी, अपने पास में फोटोन है, ठीक है। इधर क्या है, फोटोन है जिनकी एनर्जी h न्यू है। तो जो h न्यू होता है बेसिकली, जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स हैं वो बराबर होती है किस चीज के, वो बराबर हो जाती है अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी के प्लस अपने पास में यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा चीजों को समझो। अब देखो ये तो आपको पता है ये किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको मान लेता हूं x, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बराबर हाफ mv², ठीक है। अब जो x है वो किसके बराबर होगा, तो x बराबर होता है h न्यू नॉट के प्लस हाफ mv²। तो ये रिलेशन अपने पास में बन के आता है, जिसको अपन अगर निकालना चाहें कि जो एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, h न्यू नॉट बराबर h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, या फिर h न्यू नॉट बराबर यहां पर h न्यू माइनस हाफ mv² बन जाता है। ये चीज अपने पास में बन जाती है। ये चीज क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर होगी। अब कुछ ग्राफ है जो अपन को समझने हैं। पहला ग्राफ ये है कि देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या फिर अपन कहें देखो फ्रीक्वेंसी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो पॉइंट है इसको अपन ने क्या बोल दिया, न्यू नॉट बोल दिया। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, मिनिमम अमाउंट, फ्रीक्वेंसी बात चल रही है, इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन या फिर लाइट जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी मेटल से, उसको हम कहते हैं। देखो हर काम करने के लिए एक मिनिमम चीज चाहिए होती है। देखो अगर मुझे पेन उठाना भी है, अगर यहाँ पे पड़ा हुआ था ये पेन, इसको मुझे उठाना है तो यहाँ से उठाने के लिए कुछ ना कुछ एक मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बात चल रही है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो मेरा क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। बेसिकली मिनिमम एफर्ट है, उसको थ्रेशोल्ड एफर्ट कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज अपने पास में आ गई। अगला ग्राफ जो है कि अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो यहां पर इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि बेसिकली आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते।
नहीं बढ़ा सकते, मैं बात करूंगा उस चीज की। आप भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकते हो, देखो अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाए मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो वहां पर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मेटल शीट पर बेसिकली आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उनका नंबर भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कोई भी चेंज यहां पर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अगली चीज इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वहां पर ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई क्या? ये चीज अपन को क्लियर हो गई। अब एक जो चीज है, कंसेप्ट है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। आई थिंक देखो, हाँ, अब कुछ कंडीशन है इससे रिलेटेड कि देखो, अगर पहली कंडीशन में बात करूं न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, दूसरी चीज है मैं बात करता हूं न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो यहां पर देखिए इस केस में क्या होगा। अगर बात करता हूं फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास में, जो न्यू की बात करते हैं दैट इज ग्रेटर देन दी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी से वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर अपने पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब आसानी से बेसिकली मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो यहां पर इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये अपने पास में बेसिक जो कंडीशन है वो क्लियर होगी। आई थिंक देखो, दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक कंडीशन और होती है जो अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हो, वैसे मैंने आपको वो चीज क्लियर करा दी है, इंटेंसिटी बढ़ाने से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की, जो इलेक्ट्रॉन भले ही बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएगी इंटेंसिटी बढ़ाने पर, लेकिन क्या वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? एक ऐसा पे एक सब्सटेंस एज्यूम करते हैं, जो एक बात करें, एक सब्सटेंस जैसे कि अपने पास में कोई भी मेटल है, उसको मैंने हीट करना स्टार्ट कर, जैसे आयरन का एग्जांपल है, वो शुरुआत में बिल्कुल कैसा रहेगा? रेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उसका कलर चेंज होता है और फाइनली वो ब्लू कलर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बेसिकली जब रेड कलर से वो ब्लू कलर में जाएगा तो वहां पर एक पर्टिकुलर रेड की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वेवलेंथ होगी, ऐसे उसका ब्लू का भी कुछ वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास में कुछ एमिशन हो रहा है रेडिएशन का। तो होता क्या है, एक जनरल एक एग्जांपल लेके चले तो जो सब्सटेंस है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एमिट कर रहा होता है, ठीक है, या पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो सब्सटेंस है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक खास बात होती है कि ये किसी भी तरीके का रेडिएशन हो, मतलब उसकी वेवलेंथ कम हो ज्यादा हो, उसको एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब all type of radiation and radiation can be emitted or absorbed such type of body is called as black body radiation. ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड एक चीज, मतलब इसमें ज्यादा अपन को खास पढ़ना नहीं है। अब आने वाले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे किसके बारे में, बोर्स मॉडल के बारे में, ठीक है। अभी बेसिक सी बात है, एक वो मैं यहाँ कर लेता हूँ, फिर अपन लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो दो चीजें जिनके साथ में आप वंचित रह जाओगे, दैट इज डाउनलोड मटेरियल आपको नहीं मिल पाएगा, एनोटेड पीपीटी नहीं मिल पाएगी, एनोटेड पीपीटी नहीं मिल पाएगी, और आपको डीपीपी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लास 11-12 में जाना, टॉपर में जाना, मतलब प्रारंभ में जाना, प्रारंभ में जाने के बाद में अपना
यहाँ पर आपको प्रारंभ टिक करना है और देन नेक्स्ट करके आपको केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में चले जाना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाओगे तो आपको वहां पर इसकी डीपी भी मिल जाएगी और इसकी एनोटेड पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपसे कहता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल। थैंक यू वेरी मच।